हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आएंगे रोज़ सुबह, जिसमें हम द हिंदू जो इंग्लिश डेली है उसके जो ताज़ा अपडेट हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आज की सुर्खियों पर बात कर लेते हैं। पीएम मोदी का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना पर हमला करने पर हर किसी को देर सवेर पछतावा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के बाद देश को काले धन की ओर धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से सोचने पर हर किसी को इस बात पर पछतावा होगा। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने के बाद उस पर पहली बार विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना को एक सफलता की कहानी के रूप में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि राजनीतिक दलों को किसने योगदान दिया है। तो आपको ये ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनावी बॉन्ड योजना, जिसमें कि चंदा एक तरह से राजनीतिक जो पार्टियां थी वो इकट्ठा करती थी, उस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है, रद्द कर दी गई है वो व्यवस्था। तो इसे एक बड़े स्कैम के रूप में भी बताया गया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हुई है और इसमें यह बताया गया है कि कैसे जो है पार्टियां कहां से धन एकत्र करती है चुनावों के नाम पर। तो उस सारी व्यवस्था को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को ही रद्द कर दिया है। तो इस पर पहली बार प्रधानमंत्री ने खुलकर एएनआई से बात की है। नेक्स्ट है, आम चुनाव से पहले अब तक की सबसे बड़ी जब्ती चुनाव आयोग की ओर से की गई है। चुनाव आयोग ईसी ने कहा कि वो पिछले 75 वर्षों में चुनाव के दौरान नशीली दवाओं और नकदी सहित सबसे बड़ी मात्रा में प्रलोभन जब्त करने की राह पर है। देखिए, जब भी कोई चुनाव आते हैं तो वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए जो चुनावी जो पार्टियां हैं वो हर तरह के हथकंडे अपनाती है। नशे की जो है, नशे का लालच दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है और भी कई तरह का जो है कई तरह की चीज़ें इसमें की जाती है, प्रलोभन वोटर्स को दिए जाते हैं। तो उन सब को इस समय जो है चुनाव आयोग विशेष रूप से व्यवस्थाएं करता है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो अभी भी जो है चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, तो उसमें चुनाव आयोग का बयान आया है कि पिछले 75 वर्षों में चुनाव के दौरान नशीली दवाओं और नकदी सहित सबसे बड़ी मात्रा में प्रलोभन जब्त करने की राह पर इसी समय है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही 4,650 करोड़ जब्त कर लिए गए हैं। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। 2019 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा 3,475 करोड़ की वसूली की गई थी। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि 4,650 करोड़ की वसूली अभी हो चुकी है और अभी चुनाव होने में काफ़ी समय बाकी है। चुनाव विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन को अस्वीकार करने को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने बीते कल भारतीय चुनाव आयोग को पूर्व प्रमाणन को अस्वीकार करने के अपने आग्रह के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यानी कि ईसीआई ने कहा था कि जो भी चुनावी विज्ञापन होते हैं उसको लेकर जो पूर्व प्रमाणन है उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसीआई जो है अपना तर्क जो है, जो अपना आग्रह उन्होंने किया है उसको वो स्पष्ट रूप से बताए, क्योंकि चुनावी विज्ञापनों को केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जे सत्यनारायण प्रसाद ने द्रमुक के वरिष्ठ वकील आर शुनमुंग सुंदरम की दलील के बाद वकील को निर्देश लेने के लिए बुधवार तक का समय दिया है कि ईएसआई को उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर कोई भी रिट अगर करनी है पूर्व प्रमाणन को लेकर चुनावी विज्ञापनों से संबंधित, तो उसको जो है चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकती है। लोअर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में उसमें नहीं जाया जा सकता, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। अगली जो खबर है वो मणिपुर से है। जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो इन दिनों मणिपुर के दौरे पर है, चुनावी माहौल है। तो उन्होंने वहां पर कहा है कि जनसांख्यिकी बदलने की साजिश रोकने को भारत म्यांमार सीमा पर एफएमआर हटाया गया है। एफएमआर का मतलब है कि जो फ्री मूवमेंट की जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि जो मणिपुर की जो जनसांख्यिकी है उसको बदलने की जो कोशिश जो है की जा रही थी, एक तरह से साजिश की जा रही थी, तो उसी पर उनका बयान आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मणिपुर की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश को विफल करने के लिए 1600 किलोमीटर, ये आंकड़ा आपने ध्यान रखना है कि 1600 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी कि एफएमआर को जो समाप्त कर दिया है। इम्फाल में भाजपा के इनर मणिपुर उम्मीदवार के समर्थन में एक अभियान रैली में उन्होंने कहा,
हम किसी को मणिपुर को विभाजित नहीं करने देंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूर्वोत्तर में जो है अक्सर डिस्टर्बेंस चली होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। तो इसी पर उन्होंने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि किसी को भी जो है मणिपुर को विभाजित करने का मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जाएगा। तालिबान हिंदू और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, ऐसा ये बड़ा बयान तालिबान की तरफ से आया है। तालिबान संगठन के न्याय मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के उन हिंदुओं और सिखों के साथ संपर्क में है जिन्हें भागने के लिए मजबूर किया गया था और उनके घरों पर सरदारों ने कब्जा कर लिया था। द हिंदू को एक लिखित बयान में प्रतिनिधि ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के संपत्ति अधिकारों का सम्मान करेगा और वे देश हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। तो वहाँ पर हिंदू और सिख जो है अफगानिस्तान में, वो किस में आते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में। अल्पसंख्यक समुदाय वो होते हैं जो जिनकी संख्या कम होती है, जिन समुदाय की। तो तालिबान में भी क्या है, जो हिंदू और जो सिख समुदाय है उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर देखा जाता है और वहाँ पर तालिबान का शासन है। तो अब ये जो बयान आया है ये तालिबान की तरफ से आया है कि हिंदू और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है तालिबान अपने स्तर पर प्रयास करेगा। सिंगापुर से एक बड़ी खबर है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने सोमवार को कहा कि 2 दशकों तक सत्ता में रहने के बाद 15 मई को वो अपना पद छोड़ देंगे। 2 दशक का मतलब है कि 20 साल तक सत्ता में वो रहे हैं और 15 मई को वो जो अपना पद है वो छोड़ देंगे। सत्ता अपने डिप्टी लॉरेंस वोंग को सौंप दी जाएगी। उनके कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि 72 वर्षीय ली औपचारिक रूप से शहर राज्य के अध्यक्ष को वोंग, जो वर्तमान में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी हैं, को नियुक्त करने की सलाह दी है। यानी कि उनकी जगह कौन लेंगे? जो वर्तमान में जो उप प्रधानमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी हैं। इसमें कहा गया कि वोंग, जिन्हें लंबे समय से सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी में सांसदों का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त है, उसी दिन बाद में राष्ट्रीय महल में शपथ भी ले लेंगे। यानी कि जो सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री है वो ली हैं, ली सिन लुंग, जो 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह जो है वोंग लेंगे, जो वर्तमान में उप प्रधानमंत्री है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉप न्यूज़ थी जो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर जो इंग्लिश डेली है उससे ली थी। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और रोज हम आपके लिए इसी तरह का सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारी टॉप न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको अपडेट रहने के लिए भी। तो उस सेशन को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।